हेलो, वेलकम टू माय स्टडी चैनल 10 मिनट स्टडी चैनल। जैसा कि आपको एक वीडियो देखकर मैंने बता दिया है कि इस स्टडी चैनल पे क्या क्या होने वाला है। और जैसा कि आप लोग इस चैनल से अवगत हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में आपको मतलब थोड़ा समय में, जैसे कि शॉर्ट्स की ज़िंदगी हो गई है, तो रिवीजन भी शॉर्ट्स की ज़िंदगी होनी चाहिए। कि जितना हम लोग पढ़ें, एक और कोई चीज़ पढ़ें, तो उसको 10 मिनट या 15 मिनट में कैसे उसको कवर कर सकें, वही चीज़ अभी मैं इस चैनल पे करने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, और धीरे-धीरे मैं पढ़ पढ़ रहा हूँ, और उसको मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ का मैं इस चैनल पे रिवीजन वीडियो डाल दूँ। जिससे कि आने वाले समय में अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है, अगर उसको ओवरव्यू भी लेना है कि उस चीज़ में क्या होने वाला है, उस चैप्टर में क्या होने वाला है पूरा, तो उसके लिए भी आपको लाभकारी होगा, और एग्ज़ाम के समय में तो और ज़्यादा आपको लाभदायक होगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद से मैं डायरेक्ट पढ़ाना ही चालू कर दूँगा, रिवीज़न करना चालू कर दूँगा, क्योंकि इसमें भी समय लगता है। ठीक है? तो ये याद रख लीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 10 मिनट स्टडी चैनल का लोगो देख लीजिए कैसा है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले समय में हर एक सब्जेक्ट का मैं करूँगा। और ये सब्जेक्ट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि 2 महीना में आपको लाइब्रेरी साइंस का आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। और देखिएगा, 1 मंथ में आपको स्टेट का एग्ज़ाम हो ही जाएगा। 1 डेढ़ मंथ में हो जाएगा। और जो 4 है बीपीएससी जो 4 है, वो आपको आ जाएगा 1 डेढ़ मंथ के अंदर ही। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आपका पुस्तकालय विज्ञान का परिचय। तो पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तकालय का संग्रह, यानी पुस्तक जहाँ रखा जाता है, सारे पुस्तक रखे जाते हैं, उसको संग्रह कहते हैं। ठीक है? एक नाम याद रख लीजिए आप लोग, मेलविल डेवी का, जो कि 1851 में उनका जन्म हुआ था, और 1931 तक उसको उनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। तो उनको पुस्तकालय विज्ञान का जो नींव रखी थे, उन्होंने ही रखा था। क्योंकि नींव कैसे रख सकता है कोई चीज़, आप बताओ? कोई चीज़ में आदमी लगा होगा तभी ना उसकी नींव रख सकता है, उसको समझ सकता है। मैं कुछ चीज़ जानता ही नहीं हूँ तो नींव रख दूँगा, तो इनको कैसे इन्होंने नींव रखा? क्योंकि एमहर्स्ट कॉलेज जो है, उस उसमें इन पुस्तकालय में छात्र के सहायक के रूप में काम करते थे। जो एमहर्स्ट कॉलेज है, जो पुस्तकालय है उसका, उसमें छात्र सहायक के रूप में काम करते थे उसमें। और उसी दौरान इन्होंने डीडीसी का वर्गीकरण किया था, मतलब डीडीसी दशमलव वर्गीकरण प्रणाली का आविष्कार किया था। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? जल्दी से देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। इनका नाम तो पूरा देख ही रहे हैं कि मेलविल लुई कोस्सुट डेवी था। ठीक है? इनका जन्म ये भी याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1851 न्यूयॉर्क में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या जानने वाली चीज़ है कि इन्होंने ही व्यावसायिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। मतलब पुस्तकालय को व्यावसायिक रूप प्रदान करने का प्रयास करने का मतलब क्या? क्या हुआ कि इससे कुछ आमदनी आए, इसके लिए लोग पढ़ें, पढ़ाई अलग से करें कि इसमें क्या-क्या होता है। ठीक है? इसका मतलब व्यावसायिक पद का यही मतलब होता है। उसके लिए एग्ज़ाम लिए जाएँ, उसके लिए सैलरी दी जाए लोगों को काम करने के लिए। तो पुस्तकालय के लिए व्यावसायिक पद इन्हीं के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है? पुस्तकालय विज्ञान में क्रांति इन्हीं को माना जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान में क्रांति लाए, आधुनिकता लाए, और किताबों को कैसे व्यवस्थित रखा जाए, डीडीसी प्रणाली लाए। ठीक है? पुस्तकालय का इतिहास भी जान लेते हैं कि प्राचीन समय में भी तो कोई ना कोई चीज़ रहता ही होगा, क्योंकि हम लोग को प्राचीन समय की जानकारी कहाँ से मिलती है? कोई ग्रंथ हो गया, या आप लोग जानते ही हैं कि ग्रंथ हो गए, या कोई ताम्रपत्र पे लिखा हुआ चीज़ कोई मिल गया, उसको हम लोग क्रैक करते हैं, फिर अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं तो संग्रह होते ही होंगे। तो उसी को बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में इतिहास अ, महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह रखा जाता था, और इसका संरक्षण किया जाता था। उसी को उस समय पुस्तकालय कहा जाता था, प्राचीन समय का पुस्तकालय उसी को कहा जाता था।
और चीनी यात्री भी हम हमारे भारत में बहुत से चीनी यात्री आए। तो एक चीनी यात्री फाहियान करके हैं, जो कि बताते हैं कि जो भारत में नागार्जुन पीठ पुस्तकालय है, इनकी इनके बुक में लिखा हुआ है, जो अपनी यात्रा किए, एक बुक लिखी कि ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज्म किंगडम। उसमें बताया कि भारत में नागार्जुन विद्यापीठ एक पुस्तकालय, मतलब वो एक नाम बता दी हूँ कि प्राचीन समय में ये पुस्तकालय थी भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय तो भाई पूछो मत, ये तो किसको नहीं जानना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। और जानते हैं कि बस बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था, तो ये गलत काम हुआ था। ठीक है, चीन यात्री हुएनसांग वर्णन करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो नाम था वो धर्मगंज था। वो इसका वर्णन अपने मतलब पुस्तक में करते हैं। ठीक है, तो धर्मगंज याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को क्या कहते हैं, तो धर्मगंज। और उस पुस्तकालय की बिल्डिंग कितने थी, तो तीन थी। तीनों बिल्डिंग का नाम याद रख लीजिएगा, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। और तीनों बिल्डिंग में कितने कमरे थे, तो 300 कमरे थे। ठीक है, ये चीज याद, जैसे कि आपका घर एक बिल्डिंग हो गया और उस घर में कितने कमरे हैं, वो कक्ष हो गए। तो ये धर्मगंज पुस्तकालय था, उसकी इमारतें कितनी थी, तो तीन थी, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजन, उसके 300 कक्ष थे। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी ने ही उसको खंडन मतलब खंडहर में कर दिया था 1205 में। और ऐसा भी कहा जाता है कि 3 महीने तक उसमें इतनी पुस्तकें थी, इतने हम लोग के लिए जानकारियाँ थीं, कि आज रहती तो वो भारत कहाँ रहता, आप लोग सोच सकते हो। तो उसको बख्तियार खिलजी ने 1205 में उसको जला दिया था। ठीक है, रत्नोदधि जो था वो विशाल पुस्तकालय बिल्डिंग था। ठीक है, सबसे विशाल पुस्तकालय बिल्डिंग था। आज़ादी के पूर्व की स्थिति हम लोग जान लेते हैं कि आज़ादी से पहले की क्या स्थिति थी। तो 15वीं सदी में प्रेस मशीन का आविष्कार हो गया था। तो जो समाचार पुस्तकें छपने लगी, पत्रिकाएं छपने लगी, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सब आधुनिक चीजें आ गई। तो पुस्तकालय का स्वरूप ही बदल जाएगा, क्योंकि भाई अब संरक्षण करने वाली चीज तो अ, अलग सी आ गई है। जैसे कि छपा हुआ चीज आ गया, पत्रिकाएं आ गई, उसमें बदलाव हो गया। तो उसका अब सिस्टम भी बदल जाएगा, पुस्तकालय विज्ञान को उसको कैसे संरक्षित किया जाए, किसको कहाँ रखा जाए, इसका भी नया नियम आएगा। तो वहां से माना जाता है कि जो पुस्तकालय का जो बदलाव चालू होना चालू हो गया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का शासन था, शासन था। तो इसको माना जाता है कि अंग्रेजों का योगदान रहा पुस्तकालय को बढ़ाने में, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे, अब वहाँ तो जाएंगे नहीं, कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो वहाँ तो जाएंगे नहीं। तो आप लोग को जैसे भारत में वो शासन कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी या पुस्तक खोलेंगे कि उसमें क्या करना है, उसमें कुछ जानकारी चाहिए तो वहीं से मिले उनको। या भारत के लोगों को भी कुछ जानकारी चाहिए बाहर की, विदेशी की, पुस्तकालय की ही जरूरत पड़ेगी। तो उस समय प्रमुख जो पुस्तकालय थी वो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी थी कलकत्ता में। वो लेकिन सिर्फ विशिष्ट लोगों के लिए थी, जो कि आगे चलकर 1930 में इसे सार्वजनिक कर दिया गया। अधिकांश पुस्तकें विदेशी भाषा में थी, यानी फ्रांस भाषा में हो गया, ब्रिटिश भाषा में हो गया। तो विशिष्ट लोगों के लिए क्या हो गया, कि राजा महाराजा के लिए हो गया, सिर्फ अंग्रेजों के अधिकारी के लिए हो गया। तो 1930 में जब इसको पब्लिक किया गया, तो स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका अधिक हो गई। कहीं क्योंकि इससे पहले जो स्वतंत्र देश हुए हुए, तो उसके बारे में जानकारी लिखी होगी कि कैसे उनको स्वतंत्रता मिली, उन्होंने क्या किया, क्या स्टेप उठाए। तो इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका उठाने के लिए एकदम मिली कि हम हमें भी क्या करना चाहिए। पुस्तकालय जो सब है लाइबर से बना हुआ है, जो कि पुस्तकों का घर कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी देख लेंगे कि अगर शासन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा खुल रही है, तो उसमें अधिकतर पुस्तकें विदेशी ही भाषा में होगी। ये तो कॉमन सी चीज है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पुस्तकालय को की परिभाषा अलग अलग लोगों ने कैसे दी है। जैसे कि डॉक्टर रंगनाथन, ये तो नाम याद ही रखिएगा, हर ऑप्शन में आपको मिलेगा ही ये ना।
तो इन्होंने क्या बोला कि पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है। तो ये बस याद रखिएगा कि एस आर रंगनाथन के साथ पुस्तकालय का अगर परिभाषा या क्या कहा था ये चीज़ आए तो संवर्धनशील संस्था यानी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा। और ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने क्या बताया कि पुस्तकालय में अध्ययन करते हैं, पुस्तक वितरण होता है, सूचना प्रदान की जाती है। ये चीज़ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने बोला, ठीक है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी के द्वारा क्या कहा गया कि पुस्तकालय एक भवन संस्था है जहाँ पुस्तकों का भंडार सभी सेवाएं निःशुल्क है। निःशुल्क से मतलब है कि एक नॉमिनल फीस लिया जाए या उसे निःशुल्क रख दिया जाए सभी के लिए, पब्लिक के लिए कि आए वहाँ पे पुस्तकों का अध्ययन करें, ठीक है। और लेक्सिकॉन विश्वकोश के द्वारा क्या किया गया, पुस्तकालय सभी के लिए या किसी विशेष समूह के लिए हो सकता है। विशेष समूह से मतलब है कि वहाँ पे मान लीजिए कि एक विशेष समूह से ये मतलब हो गया कि जैसे कि इसरो इसरो हो गया, इसरो हमारा हो गया, तो उसके लिए पब्लिक में तो ये लोग जाएंगे नहीं पुरानी जानकारियाँ लेने या कोई चीज़ उनकी जानकारी लेने। इन लोग का एक विशेष पुस्तकालय होगा जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट चीज़ें ही रखी रहेंगी, मतलब उसका ज्ञान रखा रहेगा। तो वही विशेष का मतलब समझ जाए कि सबके लिए कॉमन ना हो, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा क्या कहा गया कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह या देखभाल रखना है। तो इसमें कॉमन चीज़ें तो ये तो है ही कि पुस्तकालय मतलब कि पुस्तकों को संग्रह करने के लिए है। तो इसमें मतलब थोड़ा एकाक पॉइंट जो इधर उधर है उसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब पुस्तकालय का तो बारे में समझ में आया, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि कोई चीज़ को अध्ययन करना है तो उसको तो सब्जेक्टिव रूप बनाया ही जाएगा। इसीलिए पुस्तकालय विज्ञान सब्जेक्टिव रूप में आ गया। इसके अध्ययन को लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। बस वही समझ जाइए कि उसमें क्या-क्या अध्ययन करना होगा। तो पुस्तकालय संबंधित कार्य प्रबंधन हो गया, तकनीकी हो गया उसका। ये चीज़ पुस्तकालय विज्ञान में आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति थे थॉमस जेफरसन जो कि स्वयं का लाइब्रेरी बनाए थे। उसमें कई हज़ारों किताब थे। और हज़ारों किताब कहाँ के थे? मेंटिसेलो में जगह में थे। तो हज़ारों किताब में आपको एक कहा जाए कि हिस्ट्री की बुक बताइए कहाँ है या हिस्ट्री से संबंधित बुक की कहाँ है, तो आप लोग को तो खोजने में टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार इनके पास इतना किताबें थी कि इन्होंने विषय आधारित पुस्तकों का वर्गीकरण व्यवस्थित ढंग से रखा। तो इसी को आगे इन्होंने इन्होंने विषय आधारित वर्गीकरण किया और इस प्रकार सर्वप्रथम जनक इन्हें माना माना जाने लगा विषय आधारित वर्गीकरण का। तो अमेरिका में जेफरसन संग्रह प्रथम राष्ट्रीय संग्रह बनाया गया जो कि कांग्रेस पुस्तकालय भी कहा जाता है। तो जेफरसन के नाम पे एक संग्रह है और कांग्रेस पुस्तकालय उसको कहा जाता है। तो ये भी याद रखने की जरूरत है। और मेलविल डेवी को देख लेते हैं कि उनके द्वारा क्या किया गया। तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा जो है शुरुआत इन्होंने ही किया था। कैसे? तो 5 जनवरी 1887 को इन्होंने पुस्तकालय शिक्षा हेतु एक स्कूल की स्थापना किया था। इसका नाम स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था। और 1883 में कोलंबिया कॉलेज में इन्होंने लाइब्रेरियन पद पर कार्य किया 1883 में। और 5 जनवरी 1887 को पुस्तकालय शिक्षा हेतु स्कूल की स्थापना की। और भारत में मतलब पुस्तकालय विज्ञान कैसे मतलब वो हुआ, तो देखते हैं कि शिवाजी राय गायकवाड़ द्वितीय जो थे बड़ौदा के नरेश थे। और एक व्यक्ति A. W. बॉर्डन जो है वो मेलवी डेवी का ही शिष्य है। तो इन्होंने बुलाया उनको लाइब्रेरी शिक्षा की शुरुआत के लिए। A. W. बॉर्डन, तो ये याद रखिएगा। और ये बड़ौदा के नरेश जो थे शिवाजी राय गायकवाड़। और मार्टिन श्रेटिंगर जो है, इस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। मार्टिन श्रेटिंगर जो है 1808 ईस्वी में इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक 1808 ईस्वी में लाई और उसी में पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने बस ये याद रखिए कि पुस्तकालय विज्ञान का जो है शब्द का प्रयोग और 1808 में पहली बार के
इस विषय पे पुस्तकालय विज्ञान पे किताब लाएँ। और ये रहता है आपका पहला इंट्रोडक्शन। तो नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? और थोड़ा-सा बस एक वर्ड याद रखना ज़रूरी है कि इनके नाम पे क्या हुआ था। तो मार्टिन श्रेस्टिंगर का याद ये रहेगा कि शब्द किसने दिया था और भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के लिए कैसे विकास हुआ, तो ए.डब्ल्यू. बॉर्डन के द्वारा, जो कि डेवी के छात्र थे। तो ये थोड़ा-थोड़ा चीज़ें ये इसमें इन्हीं के विरुद्ध घूमता फिरेगा पूरा चैप्टर। इसीलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा टाइम लग गया। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इंट्रोडक्शन आप लोग समझ गए। तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया, शुरुआत में बहुत बकवास भी कर दिया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाला समय में अच्छा चीज़ मैं लाऊँगा। थोड़ा-सा मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता मेरा भी लाइब्रेरियन साइंस में निकल जाए, तो आगे आपको और भी अच्छा वीडियो ल लाऊँगा। तो मेरा भी पढ़ाई हो जाएगा और आप लोग का भी रिवीज़न हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।